Okay, this is lecture number 2 in which we will discuss the basic concept of physics, that is kinematics। देखिए, आप सबको जानकारी होगी कि अभी जो हमने ATC एग्ज़ाम के लिए आपका एक क्रैश कोर्स जो है वो शुरू कर दिया है। फोटोनिक्स चैनल के ऊपर में आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी 14 से 15 यूनिट्स हमने फिजिक्स की ऑलरेडी बहुत डेप्थ में उनको कवर किया है। तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं उनको चीज़ों को, और ऊपर हम यहाँ पर आप उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आई बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली क्रैश कोर्स यहाँ पर लाने का यही रीज़न था, क्योंकि हमारे पास में अब जो एग्ज़ाम की डेट्स है वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। विद इन 1 to 1.5 मंथ हमारा एग्ज़ाम होप्स हो कि डिक्लेयर हो जाए कि भई आपकी डेट रहने वाली है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अब आप लोगों का जो क्रैश कोर्स है वो बहुत तेज़ी के साथ में कवर किया जाएगा। इसके अंदर में मैं आप लोगों को शेड्यूल बता दूंगा कि भाई हमारे पास में कब कौन सा टेस्ट होगा, और डे 2 के लिए हमारे पास में क्या है। डे 1 का हमारा ऑलरेडी टेस्ट जो हो चुका है, जिसमें मैंने यूनिट और डायमेंशंस को लेकर आप लोगों के साथ में बात करी थी, और उसके बाद में आप लोगों को एक टेस्ट प्रोवाइड किया गया था। टेस्ट के बाद में आपको टेस्ट की जो सॉल्यूशन की है वो बाकायदा प्रोवाइड की गई थी, और जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए। और इसी चीज़ को हम आज कंटिन्यू रखते हैं। डे 2 रहेगा हमारे पास में। डे 2 के अंदर में मुझे जो स्टडी यहाँ पर आप लोगों को करना है वो यहाँ पर हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स को लेके। काइनेमेटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर हमारे पास में आता है, लेकिन हम इसके अंदर में आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी वही यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा मैं। चाहे मेरे पास में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से लेकर रहे हो, दूसरी चाहे मेरे पास में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर मेरे पास में इक्वेशन और मोशंस को लेकर मेरे पास में क्वेश्चंस बनते हैं। इन सब के बारे में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को जो डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को लेकर। तो उससे पहले मैं आप लोग को 40 डे का जो हमारा प्लान है वो एक बार मैं आप लोग को जानकारी दे दूं। बाकी आप लोग जुड़ना चाहते हैं जो भी इस क्रैश कोर्स से, जो भी वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो उनको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर है 9416878402। इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे भाई जुड़ना है। आप यहाँ पर मैसेज ड्रॉप करके जान सकते हैं उस टेस्ट सीरीज से जुड़ने का जो क्रैश कोर्स के लिए दी जा रही है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से करूं कि भाई इसके अंदर में क्या क्या मेरे पास में टॉपिक्स रहेंगे, क्या मेरा शेड्यूल यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड किया फिजिक्स के लेकर रही, या फिर मैं धीरे अभी हम कंटिन्यू इन फ्यूचर आप लोगों के लिए मैथ की क्लास भी लेकर आएंगे, जिसके अंदर में क्रैश कोर्स टाइप में या फिर आप लोगों के लिए जो उसके प्रैक्टिस सेशंस के रूप में वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। चलिए मैं आप लोगों को पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या मेरे पास में टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमने डे वाइज आप लोगों के लिए जो सेशन है वो इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपका पर्टिकुलरली डे एक टेस्ट हो। और हमने अभी जो है इसके अंदर में 40 डेज़ का आप लोगों के लिए प्लान रखा है। हो सकता है कि भाई हमारे पास में अगर एग्ज़ाम की डेट जो है पहले अगर इसकी अनाउंस हो जाती है तो हम इसको कवर करेंगे कि आपको एक दिन के अंदर में 2 या 3 टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो अभी जो मेरे पास में पहला जो चैप्टर रहा था यूनिट एंड मेजरमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आज आप लोग की क्लास वो काइनेमेटिक्स को लेकर रहेगी। नेक्स्ट मेरे पास में स्केलर एंड वेक्टर का रहेगा। फिर हम लॉज ऑफ मोशन, ये आप लोग को जो PDF फाइल है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा भाई। चलो ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करेंगे, अब मैं काइनेमेटिक्स को शुरू करता हूँ। काइनेमेटिक्स के क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं और उसके बाद में उसके कैसे आप लोग को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं उसका मैं अप्रोच आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं उसमें। तो चलिए भैया हम बात कर लेते हैं हमारे पास में काइनेमेटिक्स को लेके। काइनेमेटिक्स में आप देख पा रहे होंगे कि हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन, और ये यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और ग्राफ्स के बारे में यहाँ पर देखना होगा। जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज़ बनने वाली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बनने वाला है, जो आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जाना होगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। या फिर मैं कहूँ कि इस पूरे चैप्टर के मेरे पास में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वो यहीं पर रहने वाली इक्वेशन ऑफ मोशन बनने वाली है। फिर भी ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होती है। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं मैं तो ये दो हमारे पास में होती है। एक तो हमारे पास में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है और एक मेरे पास में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। हालांकि इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आप लोगों के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक वो रेफरेंस होती है विच इज आइदर रेस्ट और मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि हम बात करें कि मान लो दो कोई भी चीज़ है, मैंने कहा कि ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरे पास में एक टेबल है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक अर्थ के ऊपर में हम दोनों लोग हैं, तो ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है। यानी कि हमारे बीच में या तो हम रेस्ट पे एक दूसरे के, या फिर हम कहें कि एक दूसरे के
रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारी वेलोसिटी जो कांस्टेंट बनी हुई है क्योंकि हम अर्थ के ऊपर में यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास में जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो है वो इसको होल्ड करता हुआ रहता है। फिर हम बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसमें हमें पता लगे कि कहीं ना कहीं इन बॉडीज के बीच में जो दो बॉडी आपने कंसीडर करी है उनके बीच में कोई ना कोई एक्सेलेरेशन आ गया है, तो वहां पर हमारे पास में न्यूटन्स के लॉ को हम वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे पास में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाती है। जैसे मैंने अर्थ के बारे में बात करी, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं इसके अंदर में हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये ब्रीफ आप लोग को इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन पता होना चाहिए थी, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लेकिन यहां पर जो हमारे पास में आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अभी मैं स्ट्रेट लाइन में बात कर रहा हूं, यानी कि मैं 1D की बात करूंगा। देखिए यहां पर जो क्लास आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी ना वो एक क्रैक्स टाइप में प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपको एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी जाएगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर चीज़ें रहने वाली है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसको लेकर। तो वन डायमेंशनल का मतलब होता है कि आप सबको जानकारी होगी कि हमारे पास में 3 डायमेंशन होते हैं, एक हमारे पास में x, एक y और तीसरा मेरे पास में z, यानी कि z जो आप लोगों को ये बाहर आता हुआ दिख रहा होगा आपकी तरफ में, इसको z ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर कोई बॉडी मेरे पास में केवल और केवल एक साइड में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो वन डायमेंशनल मूव कर रही है या फिर वो स्ट्रेट लाइन का मोशन कर रही होती है। तो इसी को देखते हुए हमारे पास में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो डिस्टेंस आप लोगों ने सबको जानकारी है इसके बारे में कि वो पाथ होता है जो कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ट्रेवल करता है। एक्चुअल में ट्रेवल करने का मतलब है कि मेरे पास में ये 2 पॉइंट्स है भाई, मान लो ये मैं दिल्ली में बैठा हूँ और ये मेरे पास में मुंबई का है, ये दिल्ली है और ये मुंबई है। मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के बहुत सारे रास्ते, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, मैं यहाँ से ऐसे घूमता फिरता और यहाँ पर जाऊँ मैं, फिर मैं यहाँ से घूमता फिरता और मेरा मन किया कि मैं ऐसे जाऊँ, तो मेरे पास में मैंने बहुत सारे रास्ते बना दिए। अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ तो मुझे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, ये वाला रास्ता जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मुझे इतनी दूरी तय करनी पड़ रही है। और ये दूसरा रास्ता है, यहाँ से मैं ऐसे घूम के फिर इसके पास में गया, यानी कि मेरी बॉडी जिस एक्चुअल पाथ को ट्रेवल कर रही है, यानी कि मैं कहूँ कि मेरी गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर में मैंने 30 लीटर पेट्रोल डलवाया और मैं यहाँ से इसको लेकर चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि मैंने एक्चुअल में अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल यहाँ पर इग्नाइट किया है या जितना मैंने जलाया है, जितना मैं उसको यूज़ किया है, तो एक्चुअल में मैं उस पाथ को ट्रेवल करने के लिए कर रहा हूँ ना। तो वो पाथ को ट्रेवल करने के लिए जो डिस्टेंस आप लोगों ने कवर करी है, आपके जो गाड़ी का टैकोमीटर है वो आप लोगों को, जो ओडोमीटर है जो आप लोगों को किलोमीटर दिखा रहा है, वो यहाँ पर मेरे को क्या दिखाएगा, जो एक्चुअल में मैंने ट्रेवल करी दैट इज नोन एज डिस्टेंस। मैं यहाँ पर डिस्टेंस पर इतना एम्फेसिस क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए एक टर्म आएगी जिसको आप डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर इसको एम्फेसिस करना पड़ रहा है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपके पास में, मुझे पता है कि दिल्ली और ये मुंबई है, मैंने बहुत सारे रास्ते बना दिए, क्या सबसे छोटा कोई रास्ता हो सकता है यहाँ पर जाने का? बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर मैं सीधा सीधा यहाँ से, चाहे पहाड़ आए, पत्थर आए, चाहे मेरे पास में जंगल आए या कुछ भी आए, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। मे भी पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ इस रास्ते से, और ये फिजिबल है या नहीं है वो डिपेंड नहीं करता, आपके पास में एक रास्ता होना चाहिए, और वो अगर रास्ता है तो हम उसको बोलते हैं कि मेरे पास में वो डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मैं कहानी आप लोग को समझाऊं कि ये मेरे पास में एक पहाड़ी है भाई, ये ध्यान रखना क्योंकि ये वेलोसिटी और स्पीड है ना वो यहीं से रिलेट करेंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई उस चीज़ को लेकर। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ लेना। ये मैं यहाँ पर हूँ और मुझे पहाड़ी के इस दूसरी तरफ में जाना है, तो मैं क्या रास्ता है मेरे पास में, मैं यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। और दूसरा मेरे पास में रास्ता क्या है, अरे भाई ये मेरे पास में पहाड़ी आई, मैं सीधा, मेरे पास में, मुझे तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है ना, मैं सीधा यहाँ से यहाँ भी तो जा सकता हूँ। हाँ, ये फिजिबल नहीं है कि मैं पहाड़ के अंदर से जा पाऊँ, लेकिन एक रास्ता तो था, तो इसी को आप कहेंगे कि मेरे पास में क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो आपके पास में बने हुए हैं उनके बीच में छोटी से छोटी दूरी जो हमारे पास में रिप्रेजेंट करी जाती है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ अब आगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि मीटर होती है, क्योंकि लेंथ के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आप लोग को पीडीएफ फाइल मिलेगी तो वहां पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि डिस्टेंस जो होती है हमेशा पॉजिटिव होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में नेगेटिव हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, मान लो मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई एक आपको रीजन मानना पड़ता है, ये आपने ओरिजिन मान लिया, तो इसके इस तरफ में आप जाएंगे तो आप लोग इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरे पास में इसको नेगेटिव मान के चलना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में इसका एक वेक्टर क्वांटिटी भी आप बोलेंगे जब हम वेक्टर एंड स्केलर एंड वेक्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में, जो डे 3 के लिए आपका टेस्ट रखा गया है।
और पूरे टेस्ट को मैंने 40 डिविजन्स के अंदर में बांट रखा है, तो आप लोग उसको धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ होती चली जाएंगी, आप पढ़ते चले जाएंगे इसके अंदर में। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आप लोग के पास में निकल के आएंगी, जिसकी जानकारी मैं अभी आप लोग को दे रहा था कि मेरे पास में एक स्पीड एंड वेलोसिटी है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड का मतलब होता है कि मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना टाइम मैंने उसको डिस्टेंस को कवर करने के लिए यहाँ पर लगाया। मान लो मेरे पास में ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यानी कि मुझे ये, मान लो मेरा घर है और ये मेरे पास में स्कूल है, तो मैं अपने घर से इस स्कूल तक जा रहा हूँ भाई मैं, तो मुझे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। यानी आप लोग अपने इमेजिन करो कि आप अपने घर से निकले और अपने स्कूल के अंदर में जाया करते थे, तो यहाँ से ये जो दूरी आप लोग तय कर रहे थे, हो सकता है कोई इस रास्ते से जा रहा हो सकता है कोई ट्यूशन गया हो फिर यहाँ पर जा रहा हो सकता है कोई यहाँ पर गया हो फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में चला गया हो, यानी हर किसी के अपने पहुंचने के अलग अलग रास्ते थे। तो ये जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, प्लस में उस पाथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि जिस पाथ को लिया है उस पाथ को ट्रेवल करने में कितना उसने टाइम लिया है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो मेरे पास में टाइम टेकन, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हम कर दें तो मेरे पास में उसकी स्पीड यहाँ पर रिप्रेजेंट करके आ सकती है। मैंने यहाँ पर आप लोग को एम्फोसिस क्यों डाला कि उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, क्योंकि जब मैं आप लोग को वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप लोग के पास में एक टर्म आएगी कि आप डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ये ले लेंगे, क्योंकि इनके बीच में छोटे से छोटा रास्ता तो ये है भाई, ये जो आप लोग को मैं डार्क कर रहा हूं। तो आप क्या करोगे कि अरे यहां से यहां तक पहुंचना है, ठीक है भाई ये टाइम ले लो यहां तक। अरे भाई ये नहीं लेना, आपको टाइम तो वही लेना है कि जो आपको डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगता है, जिस स्पीड से आप मूव कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस करके तो यहां पर जाएंगे। तो लेकिन ये रास्ता जो मैंने यूज किया है वो मुझे यहां से यहां तक पहुंचाना है, तो मुझे टाइम ये लेना पड़ेगा जो मैंने वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहां पर लिया है। चलो भाई बात कर लेते हैं आगे और क्वेश्चंस के साथ में क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। अगर मान लो मेरे पास में कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे आपको ट्रिक्स यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपके एप्टीट्यूड के अंदर में भी क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा हो जब मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, आप एप्टीट्यूड कर रहे होंगे, तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब हमारे पास में हम ये कहें कि मेरे पास में कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कर रही है, मान लो मैंने कहा कि ये इक्वल डिस्टेंस है यहाँ तक, ये मान लो x डिस्टेंस है और ये अगला भी x डिस्टेंस है, और ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैंने कहा कि 4 मीटर पर सेकंड से कर रही है, और ये दूसरी है ये 3 मीटर पर सेकंड से कर रही है। अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो ये पूछेगा कि भाई ये बताओ मेरे को कि मेरे पास में एवरेज स्पीड क्या हो गई है, एवरेज स्पीड का आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको आप डायरेक्टली और भी लिख सकते हैं। वो इस तरह से लिखेंगे कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो एवरेज स्पीड निकालने का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ट्वाइस ऑफ v1 इंटू में v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस में v2। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, आप इसका शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये केवल और केवल तब वैलिड है जब हमारे पास में दो इक्वल डिस्टेंसेज यहाँ पर गिवन हो, दो इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है। चलो भाई अब आगे बात कर लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास में 3 वेलोसिटी आ गई तो ये तीसरा डिस्टेंस आ गया, तो भाई ये फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। पहले आप इन दोनों की निकालेंगे, इन दोनों की निकालेंगे, इन दोनों का जो एवरेज आएगा इन दोनों का जो एवरेज आएगा उसके साथ में इसका एवरेज निकालेंगे। कहानी वो ही रहने वाली है मेरे पास में कि मैंने ये 4 मान लिया और इसको 3 मान लिया, तो ये मेरे पास में आ गया 12 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7 हो गया। ये मेरे पास में 12 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 4 यानी 20 इंटू में 2 मेरे पास में आ रहा है, तो 2 इंटू में 12 मेरे पास में 24/7 आ गया। और ये मान लो मैंने मान ली यहाँ पर 7 मीटर, मैंने मीटर पर सेकंड इस वाले की स्पीड मान ली। तो अब ये इन दोनों का एवरेज करोगे आप लोग ये फॉर्मूला लगाकर, तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब। तो जब भी आप लोग को एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जाए तो ध्यान रखना हमेशा और हमेशा ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। मैंने ये कहा कि भाई ये तो मेरे पास में वो तब वैलिड है जब मैं आपको एक छोटे छोटे डिस्टेंस इक्वल यहाँ पर ट्रेवल कर रहा हूँ। अब मान लो ये इक्वल डिस्टेंस ना ट्रेवल कर रहा हो, अनइक्वल कर रहा हो, ये मान लो 4 मीटर कर रहा है, ये 3 मीटर कर रहा है, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1 मीटर कर गया, इधर उसने 2 मीटर कर दिया, तो ये अलग अलग मेरे पास में आ रहा है। तो इसका तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में एक कॉमन वेलोसिटी तो है नहीं, यहाँ पर हर एक की अलग वेलोसिटी रहेगी, अलग टाइम में मूव कर रहा है, ये अलग टाइम में मूव कर रहा है, ये अलग अलग टाइम के अंदर में यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप लोग को क्या करना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, तो सभी डिस्टेंस है उनको आप जोड़ दो, यानी कि उसने जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मोशन है तो इसके अंदर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल रहने वाले। पॉइंट टू बी नोटेड कि मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है, तो मुझे यहाँ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से ही मतलब होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर में, तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रहेंगे वो मेरे पास में दोनों सेम रहने वाले हैं।
तो आप लोग को इसके अंदर में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है। तो यहाँ पर आप लोग को टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आप लोग को रिप्रेजेंट करना होता है। जब भी आपके फॉर्मूले यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे, जब आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी, क्वेश्चंस इसके डे 2 सेशन के दिए जाएंगे, तो इस फॉर्मूलाज के ऊपर में काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला और बनता है इसके अंदर में, अगर मान लो आपके पास में जो इक्वल टाइम के अंदर में है और वो v1 और v वेलोसिटी से आप लोगों के पास में चल रही है। मैंने कहा कि ये t1 टाइम, यानी मैंने कहा कि 1 सेकंड के अंदर में इस वेलोसिटी से चल रहा था, अगली 1 सेकंड में ये v2 वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसके एवरेज आप डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे v1 प्लस में v2 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, आप लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में भी इनको पढ़ा होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले। मेरे पास में वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, चाहे आप उनको इक्वेशन और मोशंस के लिए भी बोल सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि मेरे पास में स्ट्रेट लाइन मोशन रहने वाला है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर में ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में डिस्टेंस की इक्वल रहेगी, लेकिन कई बार हमारे पास में ज़रूरत होगी जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेंगे। मैंने कहा कि मैंने एक पत्थर ऊपर की साइड में फेंका, फिर ऊपर से ये पत्थर नीचे की साइड में आ रहा है, तो मेरे पास में इनके डिस्प्लेसमेंट को लेकर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो याद रखना भैया आप लोग एक छोटा सा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा कि मैंने यहाँ से ये पत्थर था, यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ में फेंका, तो अब बताओ मेरे को इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है क्या हो रही है? इस पॉइंट पर मैं पहुंच गया, मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई। अब क्या होगा, ये पत्थर नीचे की साइड में आना शुरू होगा, ये इस पॉइंट पर आ गया भाई, इस पॉइंट पर आ गया। कहाँ से? अर्थ से है ये, बिल्कुल इसी के यहाँ पर आ रहा है। मैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। तो अब मेरे को बताओ, ये मान लो 4 मीटर थी, अब ये क्या हो जाएगी? ये मेरे पास में आप देखोगे तो कम होगी, यानी कि 3 मीटर हो गई भाई। फिर थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर आ जाएगा, 2 मीटर हो गया। फिर थोड़ी देर बाद तो यहाँ आएगा, यानी कि मेरे पास में 0 हो गया। और अगर ये पेनिट्रेट करने की पावर हुई तो ये नीचे की साइड में मूव कर जाएगा, तो आप कहोगे कि जी -1 हो गई। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वो पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है, मेरे पास में 0 वैल्यू भी ले रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में बहुत सारा काम हमको करना पड़ेगा। आप लोग इसको ध्यान रखना कि इक्वेशन और मोशन में हमें डिस्प्लेसमेंट पर ही काम करना है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय मेरे पास में टाइम इंटरवल आ जाती है, मेरे पास में वेलोसिटी से हम इसको डिफाइन करते हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने कहा था कि जी ये तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आप लोग को समझ में आएंगी चीज़ें। बस अभी सिर्फ इस टाइम के लिए आप ये डेफिनेशन याद रख लो कि उसके पास में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है उसके अंदर में। चलिए अब कहानी हुई कि भाई हो सकता है कि ये अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम के अंदर में कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो मुझे एक एवरेज निकालनी पड़ेगी। एवरेज का मतलब होता है कि आप उनका एक लमसम निकाल लो कि भाई इसके आसपास में रहने वाली है वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है। तो आप लोग सबको क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह से हमने एवरेज स्पीड के ऊपर में काम किया था, तो इन सभी को आप जोड़ देंगे डिस्प्लेसमेंट्स को, और टोटल टाइम आपको ए पॉइंट से और ये बी पॉइंट अगर आप मान के चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको जितना टाइम लग रहा है वो आपका एवरेज वेलोसिटी के नाम से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। चाहे आप उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये टोटल का जो हिसाब है ना ये बहुत अच्छे से समझ लेना। क्योंकि वेलोसिटी तो हम वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे पास में सिंगल यूनिट गिवन है इस तरह का, तब तो मैं डायरेक्टली कहूँगा अभी ये डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा। लेकिन ये अलग अलग टुकड़ों में मेरे पास में जा रहा है, यहाँ अलग वेलोसिटी से या अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, अलग टाइम में कर रहे हैं, तब मुझे ये निकालना पड़ेगा जी ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया, फिर ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये मेरे पास में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ये फॉर्मूला तो आपको जानकारी होगा ना कि स्पीड क्या होती है मेरे पास में। स्पीड मेरे पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और ये मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को। चलो भाई ये कहानी अभी यहाँ पर खत्म होती है। अब देखो कुछ हमारे पास में छोटी छोटी टर्म्स आएंगी, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि आप लोग बाइक चला रहे हैं भैया, ऐसे डायल बना हुआ है, आपकी नज़रें बिल्कुल आपने एक्सकलेट किया और चलाते चलाते आपकी नज़र एकदम जो डायल मीटर है उसके ऊपर में चलेगी, स्पीडोमीटर के ऊपर में चलेगी। आपने देखा रही है भाई 40 मीटर पर सेकंड या 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमारी गाड़ी चल रही है। तो यही हमारे पास में क्या है, इसी को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मेरे पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई है। चलिए टाइम यानी कि जिसके अंदर में बहुत कम होता है उसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एक छोटी सी टर्म यहाँ पर आती है हमारे पास में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो आप लोगों को समझाया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आप इक्वल डिस्टेंस, यानी कि मैंने कहा कि इक्वल डिस्टेंस 1 मीटर और मैं 1 सेकंड के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ, अगला 1 मीटर 1 सेकंड के अंदर मैं कर रहा हूँ, अगला 1 मीटर 1 सेकंड के अंदर मैं कर रहा हूँ। यानी कि ये आपने क्या किया, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं।
इक्वल इंटरवल में, यानी कि 1 सेकंड का इंटरवल है दोनों के बीच में, तो इसमें भी इक्वल डिस्टेंस करी जो पिछले में करी थी, यहाँ पर भी आपने वही डिस्टेंस ट्रेवल की और यहाँ पर भी वही डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चलते जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्मली जिसके अंदर में आते हैं तो हम कहते हैं क्योंकि हम मोशन कर रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं, हमारे पास मोशन का मतलब हमारे पास में मूवमेंट हो गया, तो उसके अंदर में आप कहेंगे कि मैं इसका एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूँ। अब उसी कहानी को मैं उल्टा कर दूं कि पहले में मैंने कहा कि मैं 4 मीटर ट्रेवल कर गया 1 सेकंड में, अगले में मैंने 1 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकंड में, और अगले में मैंने 3 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकंड के अंदर में। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मेरे पास में टाइम इंटरवल तो सेम है, टाइम इंटरवल तो मेरे पास में सेम है, लेकिन मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, क्योंकि मैं जो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो वो मेरे पास में रहेगा, वो अनइक्वल है। तो जब हमारे पास में अनइक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरे पास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन वहाँ पर आ गया। ये छोटी छोटी टर्म्स कब यूज होंगी अभी आप लोग को समझ में आ जाएंगी। अभी यहाँ पर मेरे पास में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन होता है क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं इसको। प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से होगा, मान लो आप अपनी बाइक के ऊपर में बैठे, ये बाइक का स्टेयरिंग है भाई, कुछ इस तरह से जो हैंडल है उसका, ये मेरे पास में दो उसके हैंडल इस साइड में निकले हुए हैं, एक साइड में मेरे पास में क्लच होता है और दूसरा ये क्या होता है, इस साइड में भी कुछ होता है ना जिसको आप घुमाते हो भाई। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये आप बैठ गए भाई इसके ऊपर में, बाइक के ऊपर में। अब बाइक के ऊपर में बैठे और आपका हाथ गया इसके ऊपर में, अभी आपने इसको घुमाया नहीं है, घुमाया नहीं यानी कि आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी भाई। ध्यान से समझना, एक्सेलरेशन ही पूरी हमारे फिजिक्स का खेल रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ऑल फिजिक्स कंसेप्ट इज एक्सेलरेशन। तो यहां पर आपने कहा जी मेरी तो 0 वेलोसिटी है, मैंने टाइम देखा भाई 1 सेकंड हो गया, ठीक है भाई। अब यहां पर आपने क्या किया, दूसरे सेकंड के अंदर में इस एक्सेलरेशन को, यानी कि ये जो आपने था इसको क्या कर दिया, जो साइड में आपके राइट हैंड में था उसको थोड़ा सा घुमा दिया। आपने देखा कि 1 मीटर ट्रेवल करके अगले 1 सेकंड के अंदर में, यानी कि आपकी टाइम जो था वो मेरे पास में 1 हो गया, यानी जो था मेरे पास में 2 सेकंड के बाद में आप यहाँ मूव करके, फिर आपने देखा कि आपकी जो वेलोसिटी थी, मतलब जो ओडोमीटर था वो 2 दिखा रहा है अगले तीसरे सेकंड पर, 4 दिखा रहा है, यानी कि मेरे पास में कितनी देर के बाद में 4 सेकंड के ऊपर में दिखा रहा है। कुछ इस तरह से आप उसको इंक्रीज करते हुए जा रहे हो। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले के बीच में और दूसरे के बीच में आपकी स्पीड के अंदर में कितना चेंज आया भाई, पहले 0 थी और अब 1 आ गई, तो आप कहेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड का मेरे पास में चेंज आया। कितनी देर में आया भाई, हमने कहा जी उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो मेरे पास में पता लग जाएगा कि मेरे पास में कितना उसका चेंज आया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी के अंदर में चेंज आ जाना, पॉइंट टू बी नोटेड, कि वेलोसिटी के अंदर में चेंज आ जाना इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहां पर आप देखो दूसरे स्टूडियो इसके अंदर में, तो यहां पर आपने देखा कि फाइनल मेरी 2 हो गई है और इनिशियल मेरे पास में 1 है, तो यहां पर मेरे पास में स्पीड के अंदर में 1 चेंज आया। कितनी देर के अंदर में आया, तो यहां पर भी आप कहेंगे जी 1 सेकंड के अंदर में आया। तो यहां से कहीं ना कहीं आप इसकी यूनिट बना सकते हैं कि मैंने कहा कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड ऊपर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड स्क्वायर हो गया, तो यहां पर मेरे पास में इसकी यूनिट रहने वाली है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि इससे आप आइडिया लगा देंगे कि मेरे पास में क्या क्वेश्चन के अंदर में मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। चलो भाई, एक्सेलरेशन आप लोगों को समझ में आया। तो एक्सेलरेशन जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप याद रखना कि आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है, उससे आप लोग का आंसर आ जाएगा। टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे पास में एक्सेलरेशन आप लोग को प्रोवाइड कर देगा, यानी कि आपने क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया। तो ध्यान रखना, एक्सेलरेट का मतलब ही हमारे पास में क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज कर देना। उसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो ग्रेविटी भी क्या करती है, हमारे एक्सेलरेशन डालती है। आप एक बॉल को ऊपर से छोड़ो, यहाँ पर आप छत के ऊपर में बैठे हो और यहाँ से एक बॉल को छोड़ो, तो बॉल यहाँ पर 0 पे थी, आपने उसको फ्रीली फॉल होने दिया, थोड़ी देर के बाद में स्पीड और बढ़ी, तो फिर और देखोगे तो और तेज स्पीड बढ़ी है, और तेज स्पीड बढ़ी है। तो ये क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज आ रही है, वेलोसिटी के अंदर में चेंज आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, वो एक्सेल ग्रेविटी के अंदर में आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है। तो ग्रेविटी के कारण आ रहा है तो आप उसको बोलोगे कि उसके अंदर में क्या हो गया, स्पीड का चेंज आया है, कितनी, हर सेकंड के अंदर में आ रहा है, और हर सेकंड में आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन किसके कारण हो रहा है ये मेरे पास में, तो आप इसको बोलते हो कि ये तो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, और ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो हम इसको बोल देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमारे पास में फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नाम से जानेंगे, और इसको राउंड ऑफ आप अपनी न्यूमेरिकल्स के अंदर में 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं। चलो भाई, यहाँ पर तक कहानी वो मेरे पास में एक्सेलरेशन को लेकर। अब आगे बढ़ जाते हैं इसको लेकर, और जो मेरे पास में टॉपिक यहाँ पर बन रहा है दैट इज जो मेरे पास में आएगा एवरेज। एवरेज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये अब आ गया भाई, हमारी कहानी जो शुरू होगी वो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है और ये
केवल और केवल हमारे पास में वैलिड होती हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन के लिए। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन क्या है भाई? यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन का मतलब होता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक मेरे पास में अगर जो एक्सेलेरेशन है, द मोशन इन विच चेंज इन वेलोसिटी इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज कॉन्स्टेंट, यानी कि हर एक के अंदर में मेरे पास में एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट रह रहा हो। यानी कि मेरी यहाँ पर स्पीड अगर 1 मीटर थी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मेरे पास में 3 है, यहाँ पर मेरे पास में 4 है, या कुछ भी फ्रैक्शन हो जाए, तो आप देखेंगे कि दोनों के बीच में एक्सेलेरेशन मेरे पास कितना है, 1 आया। यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन कितना है मेरे पास में, 1 आ रहा है। यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि इनकी वैल्यू जो है, इसके एक्सेलेरेशन की, एक्सेलेरेशन कैसे पता लगा है भाई? मैंने कहा कि ये 1 सेकंड का मेरे पास में स्लोट है, इसकी वेलोसिटी फाइनल 2 है, इसकी इनिशियली 1 थी, तो इनके अंदर में चेंज कितना है, 1 का आ गया, कितनी देर के अंदर में, 1 के अंदर में। तो यहाँ से मेरे पास में इसका यूनिफॉर्म रहता हुआ यहाँ पर रह रहा है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म रह रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि मेरे पास में जो मोशन है वो कैसा हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन हो गया। यानी उसकी वेलोसिटी जो है हर इंटरवल में इक्वली चेंज हो रही है, हम कहें कि या उसकी कांस्टेंट रह रही है, उसका चेंज जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो इसी को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन कहेंगे। और ये मेरे पास में जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं वो केवल और केवल वैलिड होती है हमारे पास में यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन के लिए, यानी कि जिसके अंदर में हमारा एक्सेलेरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू अपने पास में रखता है। 3 इक्वेशन आप लोग को याद रखनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस में टी। अब ये v क्या होते हैं, u क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़े अच्छे तरीके से, जो क्योंकि इसी का पूरा खेल आप लोगों को खेलना होगा। देखो मेरे पास में ये मान लो मेरी बाइक है भाई, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मेरे पास में कोई वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब क्या भाई, क्या मैं कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ टाइम के साथ में? अभी भी यहाँ बैठा हूँ, 1 सेकंड बाद भी यहाँ बैठा हूँ, 2 सेकंड बाद भी यहीं बैठूंगा और बाद में भी यहीं बैठा रहूंगा मैं, जब तक मैं मूव नहीं करना शुरू करूंगा। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा और हमेशा हमारे पास में स्टैंडर्ड याद रखना, काइनेमेटिक्स के अंदर में यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर यू हो गया। अब आपने चलना शुरू कर दिया और यहाँ पर पहुँच गए और चलते जा रहे चलते जा रहे। मैंने कहा कि भाई मैं इसको देखो तो सही है, यहाँ पर मैं गुजर रहा था, इस साइड से मैं रास्ता क्रॉस कर रहा था, मैंने देखा अरे भाई ये तो बाइक पे जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको देखा, जब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने आप लोगों को ऑब्जर्व किया, तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए फाइनल हो गया। क्या आप यहाँ पर रुक गए थे? नहीं रुके थे भाई, यहाँ से इसके बाद में भी चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम आपको ऑब्जर्व किया, तो पहले यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया था, जब मैं आपको देख के गया तो आप यहाँ पर रुके हुए थे। दूसरे टाइम मैं यहाँ पर गुजर रहा था, तब मैंने देखा कि आप तो यहाँ से बाइक पे गुजर रहे हो, और मैंने आपकी यहाँ पर देखा कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, कितनी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हो पर टाइम पे। तो ये मेरे लिए जो बनेगी वो हमारे पास में क्या कहलाएगी, दैट विल बी नोन एज, क्या कहलाएगी यहाँ पर, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, यू कहलाएगा। और जिस पॉइंट पर मैंने देखा उसको मैंने कहा वी, यानी कि मेरे पास में फाइनल वेलोसिटी के नाम से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को यू से, फाइनल वेलोसिटी को वी से, और ये जो मेरे पास में ट्रेवल किया इसने, क्या कहलाएगा ये, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? भाई मेरे थोड़ा ये भी तो देख लो कि मैं यहाँ पर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं स्पीड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। और ये जब रिप्रेजेंट होती हैं तब हम इसको क्या मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। क्या मानते हैं भाई यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। तो ये बीच में दूरी इनके बीच में रहेगी, वो मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम हमेशा और हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे आगे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। वो चाहे मेरे पास में हाइट हो, हाइट होगी तो मैं एच लिख दूंगा इसके स्थान पर। चलो अब ये किस रेट से मेरे पास में चेंज हो रही है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यानी कि उसके एक्सेलरेशन से यहाँ पर आप लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि टोटल मेरे पास में जो क्वांटिटी बनेगी वो सबसे पहले यू बनेगी, फिर मेरे पास में वी बनेगी, फिर मेरे पास में एस बनेगी और मेरे पास में ए बनेगी। तो 4 क्वांटिटी आप लोग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। अब इन्हीं के बेसिस पर हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं, जो कि 3 इक्वेशंस आप लोग उसको जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। पहली इक्वेशन जो कि आप लोगों ने रट रखी होगी बहुत अच्छे से, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। दूसरी आप लोग को ध्यान रखनी है कि s यानी कि डिस्प्लेसमेंट दैट विल डिपेंड ऑन यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। तीसरी मेरे पास में इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे इनके क्वेश्चंस को अप्रोच करना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस को, मोशन के मेरे पास में अगर क्वेश्चन बनता है तो देखो भाई, जब भी आपको कोई क्वेश्चन इनका क्वेश्चन बनता है, मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोग को, क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, आप लोग वहाँ से इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो इनिशियली आपको ये करना है कि आपको गिवन क्या है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये बोलेगा कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से उसने बोल दिया तो सीधा सीधा मान लेना कि आपके पास में यू, मेरे पास में 0 गिवन है। या फिर बोलेगा कि बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स
आफ्टर 5 सेकंड, यानी कि टाइम दे दिया, स्टॉप बोल दिया उसने, यानी कि कुछ कीवर्ड दे दिया, स्टॉप हो गया मतलब मेरे पास में यहाँ पर रुक गई है। तो उसका डायग्राम सबसे पहला काम करो, उसको डायग्राम फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते चलो। मैंने कहा कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भाई, रेस्ट वाला क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि u इक्वल टू 0। दूसरा अगर आप लोग को बोल दे कि बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी एंड स्टॉप एट टाइम कुछ दे देगा या फिर डिस्टेंस आप लोग को दे देगा, तो स्टॉप का अगर उसने दे दिया तो मेरे पास में वहाँ पर v मेरे पास 0 रहने वाला है, यानी कि u 0 कब रहेगा, जब वो स्टार्ट फ्रॉम 0 होती है। v इज इक्वल टू यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में 0 कब होगी, जब वो स्टॉप हो जाती है। चलो अब क्या कहेगा दूसरा क्वेश्चन, ये आप लोगों ने इसके इनिशियल डाटा ले लिए, एक कीवर्ड बता रहे हैं जो क्वेश्चन के अंदर में आप लोग को पकड़ने पड़ेंगे। तो v मेरे पास में जो अगर आप लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इन क्वांटिटीज को जैसे रिप्रेजेंट कर लिया, u कर लिया, v गिवन है तो v रिप्रेजेंट कर लिया, s गिवन है तो s रिप्रेजेंट कर दिया, t गिवन है तो t रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये 4 क्वांटिटी मेरे को रिप्रेजेंट करनी है, s u v t। अब देखो कि आपको कितनी इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है, यानी कि कितना आपको वैल्यू गिवन है। मान लो आपको u गिवन है, v गिवन है और मेरे पास में t गिवन है, और पांचों मेरे पास में जो आता है दैट इज नोन एज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन आपको समझ में आता है। तो एक्सेलेरेशन तो मैंने कहा कि यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को कि मेरे को ये बोल दिया जाए कि भाई मेरे पास में u गिवन है, मैंने लिखा v गिवन है और t मेरे पास में गिवन है, तो पूछ लेकर भी मेरे को एक्सेलेरेशन निकाल के बताओ। तो अब आप क्या करेंगे, अपने गिवन डाटा से अपनी इक्वेशंस की तरफ में मूव करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। तो यहां पर आपने देखा कि पहली इक्वेशन में गया कि ए कहां मिल सकता है मेरे को, पहले इसको ढूंढो जो मेरे को निकालना है। तो मैंने देखा पहली इक्वेशन में ए बिल्कुल है भाई, दूसरी इक्वेशन में ए यहां पर भी है और तीसरी इक्वेशन में भी ए यहां पर है। अब मैं गोले करना शुरू करता हूं इनको। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास में अगर ये व्यू गिवन है, इसको यहां से ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि v मेरे पास में गिवन है, इसको गोला कर दो भाई। u मेरे पास में गिवन है, ये भी गिवन है। t मेरे पास में गिवन है, t भी गिवन है। तो भाई मेरे पास में तो सारी वैल्यू गिवन है और मेरे पास में a निकालना है, यानी कि जिस इक्वेशन में केवल और केवल एक आपके पास में बच जाता है जिसको निकालना है, तो आप उसी डायरेक्टली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। मैंने सेकंड इक्वेशन क्यों यूज नहीं करी, चलो बताता हूँ उसको। यहाँ पर मेरे पास में मैंने देखा कि s मेरे पास में गिवन है, नहीं गिवन है भाई। u मेरे पास में गिवन है, बिल्कुल गिवन है। टाइम मेरे पास में गिवन है, a मेरे पास में गिवन है, सॉरी a मेरे पास में गिवन नहीं है और t मेरे पास में गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ से आपने देखा कि मेरे पास में ये दो इस इक्वेशन के अंदर में वेरिएबल आ गए हैं जो कि निकालना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। पहली इक्वेशन में मेरे लिए केवल और केवल एक वेरिएबल था जिसको मैं इजीली निकाल पा रहा था, ए। फिर आपने कहा कि नहीं जी तीसरी इक्वेशन लगा के दिखाओ। तो मैंने कहा कि v गिवन है, बिल्कुल गिवन, आपने गोला कर लिया। फिर u गिवन है, बिल्कुल है भाई मेरे पास में। क्या a गिवन है, नहीं गिवन है, तो काटा मार दूंगा। s मेरे को गिवन है, नहीं गिवन है, यानी कि दो मेरे पास में वेरिएबल आ गया। तो मेरे लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इक्वेशन को लगाना, हालांकि यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हम दूसरे इक्वेशन में पुट करके फिर यहाँ पर लेके आएंगे वैल्यू। तो मेरे लिए फिजिबल यहाँ पर जो रहेगा मेरे पास में इक्वेशन 1 यहाँ पर यूज करना रहेगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में s गिवन है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में गिवन है, ठीक है, मेरे पास में टाइम गिवन है, दूसरा मेरे पास में एक्सेलेरेशन गिवन है, और मैंने आप लोगों से u पूछ लिया भाई यहाँ पर। तो u बताओ मेरे को। तो आप क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस को ढूंढेंगे। क्या यहाँ पर मेरे पास में s की रिक्वायरमेंट है, u यहाँ पर मेरे को रिक्वायरमेंट है, ठीक है भाई, यहाँ पर मेरे को निकालना है ये। u यहाँ पर भी है और u मेरे पास में यहाँ पर भी है। तो मुझे बेस्ट सुटेबल इक्वेशन देखनी जिसके अंदर में एक वेरिएबल यहाँ पर आप लोग के पास आने वाला है। तो यहाँ पर आप गए पहली इक्वेशन के पास में, जी नहीं, यहाँ पर मेरे पास में v भी नोट गिवन है, ए मेरे पास में गिवन है, टाइम गिवन, यानी कि दो वेरिएबल मेरे पास में आ गए। तो मैं इस इक्वेशन को यूज नहीं करूंगा। दूसरी इक्वेशन पर गया मैं, दूसरी इक्वेशन मेरे को क्या बोल रही है कि भाई u गिवन है, नहीं है गिवन। क्या मेरे पास में s गिवन है, s गिवन है। t गिवन है, t भी गिवन है। a गिवन है, a भी गिवन है। t भी मेरे पास में गिवन है। तो डायरेक्टली मेरे पास में एक वेरिएबल बचा u, तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज कर लूंगा। और नेक्स्ट इक्वेशन क्यों यूज नहीं किया मैंने, नेक्स्ट इक्वेशन इसलिए यूज नहीं कर पा रहा मैं क्योंकि मेरे पास में v गिवन नहीं है, u मेरे पास में ये भी गिवन नहीं है, a मेरे पास में गिवन है, s यहाँ पर गिवन है। तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो हमारे पास में ना कौन सी इक्वेशन आपको यूज करनी है उसका डिसीजन लेना ही इसकी अप्रोच आपको सुटेबल बनाती है। आप इसको ऊपर में ध्यान रखेंगे जो भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे इसके अंदर में। चलो ये तो कहानी थी जब मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा था। अब कई बार आप लोग को क्या मिलेगा कि देखो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, मैं इस स्ट्रेट लाइन पे मूव करवा रहा था इसको। अब इसी को मैं वाई एक्सिस में कर दूँ, तो यानी कि इसको खड़ा कर दिया मैंने इस लकड़ी को, यानी मैंने कहा कि वो ऊपर की साइड में चढ़ जाओ आप लोग। ऐसे मैंने पत्थर था पहले, मैं उसको लुढ़का रहा था, अब मैं ऊपर की तरफ साइड में फेंक देता हूँ। तो यहाँ पर भी तो उसके ऊपर में एक्सेलेरेशन मिलेगा, वो अब भी तो नीचे आएगा भाई, ऊपर जाएगा एक पॉइंट के ऊपर में। मान लो मैं ग्राउंड था, यहाँ से मैंने उसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, तो ये क्या कर रहा होगा, अब ये हाइट पर जा रहा होगा।
यहाँ पर मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ऊपर जाएगा तो हम उसको एच नाम दे देंगे, यानी कि हाइट उसको नाम दे देंगे। अब यहाँ पर बताओ मेरे को आप लोग कि जो इसके अंदर में एक्सेलेरेशन होगा, यानी कि ये बॉडी यहाँ पर पहुँच गई होगी, इस पीक पॉइंट पर पहुँच गई होगी, तो इसके ऊपर में एक्सेलेरेशन कहाँ लग रहा होगा। एक्सेलेरेशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर में हमारे पास में किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर कहोगी फोर्स हमारे पास में किस तरफ उसको खींचना चाहेगा। तो हम जाना चाह रहे हैं यहाँ पर, और फोर्स हमारे ऊपर में कहाँ लग रहा है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, यानी उसको नीचे की लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास में जो वैल्यू आएंगी दैट विल बी इक्वल टू, कि आपको हमेशा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो माइनस जी लेकर चलना है। एक स्टैंडर्ड मान लो कि आप हमेशा ये मानोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमेशा और हमेशा डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवार्ड्स द अर्थ सेंटर होती है। ठीक है, ये मेरे पास में अर्थ का सेंटर है, तो इसका हमेशा और हमेशा जो सेंटर होता है वो मेरे पास में इसकी सॉरी इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इसका डायरेक्शन रहने वाला है। तो इन्हीं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं, और ये वैल्यू वही रहेंगी, सारी चीज़ें आप लोग को वही देखनी है। बस जी की वैल्यू आप लोग को ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन नहीं होगी, आपको अज्यूम कर लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर आप बहुत ही प्रिसाइजली वो काम करवा रहा हो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोग को यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखकर ही निकल जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास में v इक्वल टू यू प्लस 80। तो जहाँ पर a था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस जी से यहाँ पर मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग को पहले मैं सीट दूंगा भाई, सीट की आप कोशिश करना, नहीं होते तो मैं उनको सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग को ज़्यादा होंगे। आप लोग को देखो, मैं यहाँ पर आप लोग को स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, स्पून फीडिंग करूंगा तो आप लोग क्या हो जाएंगे, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, आप लोग को चीज़ें समझा सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन की कैसी अप्रोच करनी है। आप एक दो क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशंस आप लोग को मिलेंगे, फिर भी नहीं आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन सोल्व जरूर करवाऊंगा इसके ना। चलिए, इसके अंदर में आप लोग ए था उसको सिर्फ आप जी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और जहाँ पर भी इक्वेशन है वो एज इट इज वैसे के वैसे रहेंगी, और जहाँ एस है उसको आप एच से रिप्रेजेंट कर देंगे। एच मेरे पास में क्या रहने वाली, हाइट रहने वाली है। तो ये मेरे पास में 3 इक्वेशन बन जाती हैं जब मेरे कोई बॉडी क्या कर रही है, अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही हो। तो इसका ज़्यादातर यूज़ मेरे पास में जब मैं 2 डायमेंशनल पढ़ाऊंगा, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा, वहाँ पर आप लोग के पास में आने वाली है। तो ये कहानी थी भाई मेरे पास में पूरी किसकी, आपके काइनेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। बाकी जो हमारे पास में कंसेप्ट्स हैं वो ज़्यादा आप लोग के इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, तो ये आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास में फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, आप इनको भी स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो ये मेरे पास में भाई आपका काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर था। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि भाई आप लोग को चीज़ें जो थी कम समय के अंदर में मैक्सिमम कंटेंट मिला है या नहीं मिला है, या कुछ और इम्प्रूवमेंट हमें इसमें करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये आपकी क्रैश कोर्स है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें रहेंगी वो ही आप लोग को यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश रहेगी। तो आप भाई बिल्कुल यहाँ पर कंसंट्रेट होकर चीज़ों को एनालिसिस कीजिएगा, और ये इसका जो टेस्ट होगा वो आप लोग को बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसको अटैम्प्ट कीजिएगा, एक पोल किया जाएगा, पोल के बाद में आप लोग कितने यस बोलते हैं कितने नो बोल रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर में आपको तैयारी को एनालिसिस किया जाएगा, और उसी के बाद में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो जुड़ना चाह रहे हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं भाई, वो 9416878402 ये व्हाट्सअप नंबर है और टेलीग्राम नंबर है। यहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप करके प्रोसीजर जान सकते हैं कि कैसे आप उस 40 डे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, 40 डे चैलेंज वाले प्रीमियम ग्रुप के अंदर में जुड़ सकते हैं। बाकी जो हमारे पास में नॉर्मल टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है। चलिए, मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट डे 3 के सेशन के अंदर में, जिसके अंदर में आप लोगों को मैं बात करूँगा वेक्टर एंड स्केलर को लेकर, जिसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास में रहने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो हमारा ना डे वाइज डे अब हम एक कंसिस्टेंसी के साथ में चलेंगे ना, तो जैसा मैं आप लोगों के लिए कंसिस्टेंट हूँ ना, उसी तरह से आप भी कंसिस्टेंट हो जाओ भाई। आप भी अपनी प्रिपरेशन को डेली बेसिस पर करना शुरू कर दो। देखो 1 घंटा आप अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोग को याद है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर। लेकिन अब जो यहाँ पर ये 40 दिन या जितने भी 40 से 42 क्लास हमारे पास में होंगी, उनको अच्छे से कर लेना। मैं कोशिश करूँगा उनको कम से कम टाइम में आप लोगों को करवाने की। वो भी कर लेते हो तो फिजिक्स आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। मैं सारे जितने भी जो कंसेप्ट हैं वो आप लोग को यहाँ पर करवा दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके जो रिप्लाई है वो भाई डालने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में, डे 3 के अंदर में।